2000 लोगों के इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटी के। अच्छा। सेलिब्रिटी का मतलब सेलिब्रिटी, जी जी सामान्य लोग नहीं। जी जी। और इनमें सबसे जो बड़ा नाम है वो है आशा भोसले जी का। जी आशा भोसले जी से मेरी मुलाकात अमिताभ बच्चन। जी अमिताभ बच्चन का मैंने 3 बार इंटरव्यू लिया। पहले एक शूटिंग में आए थे आगरा में, तो मेरे बादल श्रद्धेय व्यक्ति थे। जी जी ऐसे ऐश्वर्या का 3 बार इंटरव्यू लिया, जी जी तो वो शूटिंग में आई। इसके इंटरव्यू लिया, चलते चलते तो उन्होंने अपनी प्रेम भरी गाथा जो युवावस्था की वो सुना डाली। जी जी। तो आपको थोड़ा याद हो तो हम बताइए। उसमें उन्होंने ये कहा कि जब वो रहते थे उनके घर के सामने कोई लड़की रहती थी। अच्छा। एक चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की। मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये फिल्म का गाना उन्होंने उस लड़की को देखी, उस लड़की से प्रेम हो गया था, उसी को देखकर उन्होंने बनाया था। जी जी। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो श्री आदर्श नंदन जी गुप्ता जी हैं, जिन जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। इन्होंने पत्रकारिता के रूप में बहुत सहयोग किया है इतने सालों से। बहुत कुछ, बहुत सारी सेलिब्रिटियों के साथ इनके फोटो हम देखते रहते हैं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे समय बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। विवेक जी का नमस्कार, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया जी। और ये मेरा सौभाग्य कि आपसे आज वार्ता करने का मौका मिल रहा है। जी जी। और मैं कोशिश करूँगा अपने बारे में, अपनी यात्रा के बारे, जीवन यात्रा के बारे में अधिक से बताने की। जी जी जी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपने पत्रकारिता के रूप में आपको आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने मतलब फील्ड में आए कहाँ से? हिंदी पत्रकारिता का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। उसी श्रृंखला में मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रोशननाथ गुप्त करुणे जी ने जी आशा अखबार निकाला था। अच्छा। अंग्रेजों के खिलाफ, जो 1938 में निकला था, और उसमें क्रांतिकारियों के समर्थन में और अंग्रेजों के खिलाफ समाचार छपा करती थी। जी। तो ब्रिटिश प्रशासन जो था, ब्रिटिश कलेक्टर बौखला गया और उसने उस पर 1940 में प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा। आशा अखबार पर। तो आशा अखबार पर प्रतिबंध लग गया और तो मेरे पिताजी ने उसका बदला लिया हार्डी बम कांड के रूप में। अच्छा। हार्डी कलेक्टर था, वो राम बारात दिख रहा था यहाँ पे बेलगंज चौराहे पर। जी जी। उस पर विस्फोट किए गए थे, उसमें हमारे पिताजी भी शामिल थे। तो उसका बदला लिया और बम के निर्माण में हमारे पिताजी बहुत सिद्धस्त थे। तो वो एक बम बना रहे थे, बम बनाते समय उसकी गैस लीक हो गई जो आंखों पर लगी, तो उससे आंखों के पर्दे कमज़ोर हो गए, चीड़ हो गए। अच्छा। तो उनको दिखना बंद हो गया, कम हो गया। लेकिन वो उनके ज्ञानी चक्षु इतने प्रबल थे कि उनको सारे विश्व का इतिहास उनके दिमाग में था, विश्व की क्रांतियाँ, स्वतंत्रता का पूरा आंदोलन उनके दिमाग में था। तो वो हम लोगों से बोल के लिखाया करते थे, हम भाइयों से, भाई बहनों से। तो वो लिखवाया करते थे, तो हम लोगों को लिखने की आदत पड़ गई और इसलिए हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रसर हुए। जी 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 जी। आपने लगातार सांस्कृतिक पत्रकारिता के ही की, उसका क्या मकसद सिद्ध हुआ? मैं अपने परिवार की भी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। जी जी। हम लोग 5 भाई 2 बहन हैं, तो और सभी लेखक हैं। अच्छा। क्योंकि पहले तो मैं तो अखबार में गया, अखबार में पत्रकारिता करता रहा। जी जी। लेकिन मेरे जो बड़े भाई श्री चंद्रशेखर गुप्ता, जो केनरा बैंक में रहे, गाजियाबाद में रिटायर हो गए बैंक मैनेजर से। फिर एक सर्वकिशेखर गुप्ता, जिनका कोरोना काल में निधन हो गया, वो केनरा बैंक में डिवीजन मैनेजर थे, उससे रिटायर हुए थे। उनसे छोटे भाई संजय गुप्ता, जो मुझसे बड़े हैं, वो स्टेट बैंक में थे, वो भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। मुझसे छोटा भाई है शरद गुप्ता, वो ग्रामीण बैंक में था, वो भी सेवानिवृत्त हो गया है। जी। मेरी बहन श्रीमती चंद्रिका गुप्ता, जो लखनऊ में हैं, और मेरी छोटी बहन निरूपमा गुप्ता, इन सब में साहित्यिक प्रेम है। और जो मेरे 4 भाई हैं, अब तो उनमें से 3 भाई, मतलब हम 2 भाई और जी, वो लगातार लेखन का कार्य कर रहे हैं। उनकी किताबें लगातार प्रकाशित हो रही हैं जी। और हम 3 भाई आगरा में कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जी। तो ये हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। तो मैंने जो पत्रकारिता की शुरुआत की, जो आपने अभी प्रश्न किया, जी जी। तो दैनिक स्वराज टाइम्स
से हमारे पारिवारिक संबंध थे। बेलगंज तिकोनिया पर हम रहा करते थे। जी जी। तो सामने आमने का था, तो पारिवारिक संबंध तो हम वहाँ चले आया करते थे। कभी वहाँ अखबार मोड़ने का काम, कभी प्रूफ रीडिंग का काम। तो वो हमारे खून में रचा बसा है पत्रकारिता। जी जी जी। पत्रकारिता की शुरुआत हुई जी। वो रची बसी है। और लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, समाचार लिखना, तो हमारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई वो दैनिक स्वराज टाइम्स और साप्ताहिक स्वराज टाइम्स से हुई। जी। ये दोनों अखबार हमारे परिवार के जैसे ही थे। तो उसका मैं बाल बच्चों को जो कोना निकलता था उसका संपादन किया मैंने। काव्य मंच का संपादन किया। फिर साप्ताहिक स्वराज जो निकलता था उसका भी मैं संपादक कई सालों तक रहा। फिर धीरे धीरे पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ता गया। जी जी जी। सर, ये संस्कृति पत्रकारिता क्यों जरूरी है? फिर मैं अभी इसके बाद स्वराज टाइम्स के बाद में मेरी पत्रकारिता का दौर और शुरू हुआ। जी। मैंने अमरियाला पहुंचा। अमरियाला में मैंने 9 साल पत्रकारिता की और वहाँ सांस्कृतिक पत्रकारिता की। जी। उस समय स्वराज टाइम्स में जब मैंने पत्रकारिता करता था तब से लेकर अब तक बहुत बदलाव आया। तो इसके बावजूद भी कई दिक्कतें आती रहीं। लगातार संघर्ष के दिन थे उस समय। और अमरियाला में जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तब सांस्कृतिक पत्रकारिता के कारण ही मुझे लिया गया वहाँ पे। जी जी जी। क्योंकि मैं उन दिनों में, चूँकि हम लोग बेलगंज के रहने वाले हैं, बेलगंज रागपाड़ा ये जो घनी बस्ती का क्षेत्र है वो बड़ा लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ, लोक संस्कृति जुड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वहाँ रोज मेले दशहरे होते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में वही सांस्कृतिक धारा, सांस्कृतिक विचारधारा, सांस्कृतिक मनमस्तिष्क हमारा रहता है। जी जी। तो मेरे मन में वही सांस्कृतिक पत्रकारिता करने की शुरू से रही। तो अमरियाला में 9 साल कार्य किया। फिर मुझे दैनिक जागरण में बुला लिया गया। हमारे दैनिक जागरण में अमरियाला में हमारे सिटी इंचार्ज श्री राजीव जगदीश थे। उन्होंने बहुत परिपक्व किया हमें। उसके बाद में दैनिक जागरण में मैं आया तो आनंद शर्मा जी ने हमें बहुत परिपक्व किया, बहुत सारे रास्ते दिखाए। जी जी। और दैनिक जागरण में मैं 20 साल 7 महीने रहा, यानी 9 साल अमरियाला, 20 साल 7 महीने दैनिक जागरण। अच्छा। मैं सेवानिवृत्त हुआ। जी जी। और वरिष्ठ उप संपादक पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ दैनिक जागरण से। जी जी जी। सांस्कृतिक पत्रकारिता के प्रति मेरा शुरू से रुझान था, इसलिए मैंने सांस्कृतिक पत्रकारिता को अपनाया। दूसरे क्या है कि विभिन्न विधाओं में, जैसे प्रशासनिक पत्रकारिता हुई, क्राइम की पत्रकारिता हुई, इन पत्रकारिता में तो लोग बहुत सारे लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक पत्रकारिता में लोग कम जाते थे। जी जी। क्योंकि उनकी रुचि कम होती थी और इसलिए उनका रुझान उस तरफ कम होता था। जी जी। इसलिए मुझे लगा सांस्कृतिक पत्रकारिता जरूर करनी चाहिए। भले इसमें एक संघर्ष रहता है। जी। बहुत कम लोगों से बहुत कम लाभ मिल पाते हैं। जी, लेकिन जरूरी चाहिए पत्रकारिता। जी जी। सांस्कृतिक पत्रकारिता में आपको क्या क्या कठिनाई आई? सांस्कृतिक पत्रकारिता में मैंने जब शुरुआत की जब अमरियाला में, तो मुझे जो दायित्व दिया गया राजीव जगदीश जी ने, बोले आगरे की जितनी भी पुरातत्व इमारतें हैं, मूलकालीन इमारतें हैं, उसके बारे में आप लिखिए। तो उस समय 9 साल तक जब तक मैंने पत्रकारिता की तब तक मेरे पर कोई वाहन नहीं था। अच्छा। तो मैं साइकिल से या रिक्शे से, उस समय तो वैसे भी कम वाहन हुआ करते थे, तो मैं कम जाया करता था उससे। तो 21 किस्त मैंने लिखी अमरियाला में। जी। पुरातत्व तब और अब जी जी करके, तो जितनी भी मुगलकालीन इमारतें हैं उनकी स्टोरी करने में जाता था, साइकिल से या पैदल वगैरह, पैदल या रिक्शे से। जी जी। या किसी के साथ चले गए, फूटा के साथ चले गए। जी। तो आगरे में 21 स्मारकों पर मैंने स्टोरियाँ लिखी। जी जी जी। तो ये बड़ी कठिनाई थी सारी इसमें, और कठिनाई तो बहुत सारी बहुत आती थी। जैसे मैंने तमाम फिल्मों की शूटिंग की शूटिंग की कवरेज की है। जी जी। तो शूटिंग जब होती थी वो पूरे दिन चलती है, तो पूरे दिन में खड़े हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई घटना नहीं हो जाए।
किसी शख्सियत के आने का इंतजार कर रहे हैं तो पूरे पूरे दिन नहीं आ रहे हैं। जी जी, मन तैयार कर रहे हैं उनका। हाँ, ये बहुत सारी दिक्कतें जी जी प्रकट होती थी। जी जी। पत्रकारिता के रूप में अब क्या बदलाव आ गया है? जब मैंने स्वराज टाइम्स में पत्रकारिता की थी तब में और अब में जी जी बहुत अंतर आ गया है। जी, जैसे पहले लोहे के अक्षर हुआ करते थे, मतलब लोहे के अक्षर हुआ करते जी थे, जी 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 जी, उनको सेट करके प्लेट में तब वो छापा जाता था। छापा जाता था। जी। फिर उसको पूरा एक पेज बनता था और पेज बनने के बाद में फिर वो उसके ऊपर बेलन कागज रख के बेलन चलाया जाता था, जी। उस पर वो छपके आता था। तो उसकी पूरी फीडिंग होती थी, एक एक करके शब्द निकाले जाते थे। तो उसके बाद में धीरे धीरे ऑफसेट आता गया। जी। अब तो बहुत अंतर आ गया है। जी जी जी, अब तो पूरा डिजिटली हो गया है। डिजिटल हो गया है। पहले तो अखबार खुद घड़ी करनी पड़ती थी, जी जी लेकिन अब तो बिल्कुल रेडीमेड अखबार निकल के आता है। जी जी, और 1 मिनट में हजारों अखबार एक साथ छप जाती हैं। बहुत बड़ा अंतर आ गया है। विदेशी मशीनें लगी हुई हैं आजकल, जी सब जी। चीज़ अंतर आ गया। मतलब पहले जो आप बता रहे हो अक्षर, पहले उनको एक साथ, जैसे आगरा लिखना है तो उसका इस तरीके से कि ये सब करके लिखा जाता। लोहे के अक्षर हुआ करते, वो बहुत एक्सपर्ट कंपोजिटर हुआ करते थे। जी जी, उन्हें ध्यान रहता था कहाँ से निकालना है, तो अक्षर रखे होते थे, सब जी निकाल जी के जी, लगाई जाती थी। जी जी जी। आपकी पत्रकारिता में कौन कौन लोग सहयोगी रहे? पहले जो पत्रकारिता मैंने जो मलयालम में शुरू की तो राजीव दधीच जी थे जी, सिटी इंचार्ज थे वो। अच्छा। और उनका बड़ा सहयोग रहा शुरू से ही, उनका पूरा मार्गदर्शन रहा। उसके बाद में जब जागरण गया तो आनंद शर्मा जी सिटी इंचार्ज थे। जी। फिर वो लगातार उनका पदोन्नति होती गई और भी संपादक भी बने। उनका निर्देशन आज भी मुझे मिलता है और उनका बड़ा सहयोग रहा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी जी। और इसके बाद में बहुत सारे और लोग आए जी। उनका, दिलीप शर्मा, रूपेश चौधरी, राजीव सक्सेना जी, इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे साथ में रहे जिनका आपके सहयोग मिला। मिलता जी रहा और जी हम आगे बढ़ते जी हैं। जी जी। आपने किन किन हस्तियों के साथ साक्षात्कार किए हैं? मैंने करीब 2000 लोगों के इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटी के। अच्छा। सेलिब्रिटी का मतलब सेलिब्रिटी, जी जी सामान्य लोग नहीं। जी जी और इनमें सबसे जो बड़ा नाम है वो है आशा भोसले जी का। जी जी आशा भोसले जी से मेरी मुलाकात बड़ी विचित्र ढंग से हुई। जी। तब और अब भी हमारे सूत्र होते हैं, जैसे पुलिस की खुफिया एजेंसी होती है, जी जी, वैसे हमारे सूत्र होते हैं हाँ जो हाँ, हमें बता देते हैं फलानी चीज़ हो रही है। जी 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 तो हमें पता लगा कि आशा भोसले किसी 5 स्टार होटल में आई हुई है। अच्छा। वो नाम बता दिया था। जी जी तब मैं और हमारे एक साथी कुमार ललित जी दोनों गए। वो बार बार मना करते रहे होटल वाले के यहाँ नहीं आई हैं, जी जी। लेकिन फिर भी उनके पीए से हमारी मुलाकात हो गई। अच्छा। जुगाड़ करा के। जी तो पीए ने मना कर दिया, बोले डीआईजी और तमाम लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिलेंगी किसी से, वो रियाज कर रही हैं। अच्छा। मतलब वो किसी मिलना भी नहीं चाहती थी। हाँ हाँ, लेकिन मैंने उन्हें 4 लाइन का मैंने उनके पीए से कहा मेरे 4 लाइन का पत्र आप उन्हें पहुँचा दो। जी जी अगर वो समझेंगी तो ठीक है, जी। हम तो चले ही जाएंगे। तो मैंने उनके 4 लाइन का पत्र एक लिखा कि मेरी 15 साल की पत्रकारिता में अभी तक आपका आगरा आना नहीं हुआ है और पता नहीं फिर आगरा आपका आना कब हो। तो मैंने तो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, अमिताभ बच्चन जी का लिया, ऐश्वर्या का लिया, लेकिन उस लिस्ट में से आपका नाम रह जाएगा, तो कृपया मेरे इतिहास को बिगड़ने मत दीजिए। जी 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 तो वो मेरी बातों से बहुत प्रभावित हुई जी और उन्होंने मुझे बुला लिया, मुझको, ललित जी को, जी जी कुमार ललित जी को। जी। हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की आशा भोसले जी ने। जी जी तो बहुत ज़्यादा गदगद हुई हमारी मुलाकात से, बातचीत से। जी जी। तो वो बड़ी ऐतिहासिक बातचीत। ये कौन से होटल की बात कहाँ पर आई हुई थी? होटल में शायद। अच्छा, ताजमहल। जी जी हाँ, जी ऐसा जी। ध्यान है। विभूतियों में साक्षात्कार के समय के कुछ रोमांचक प्रसंग बताइए आप। सबसे पहले जो मैंने इंटरव्यू लिया, जी जो मुझे चैलेंज के रूप में दिया गया था, वो आज भी मेरे दिमाग में भरा हुआ है। जी जी, प्लीज बताइए हमें। मुझसे कहा गया कि आप
इनका गुरदास मान का। जी जी। गुरदास मान आए हुए थे शायद होटल मुगल में। बोले आपने अगर इनका इंटरव्यू ले लिया तो आप पास हो जाओगे। अमरजाला की बात है, जी जी। शुरुआत की थी। तो मैं रात भर वहाँ रुका रहा। गुरदास मान बोले मैं तो बिल्कुल आखिरी में इंटरव्यू दूंगा जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा जब। जी जी। तो करीब 3 घंटे बाद उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो मैंने आयोजकों से कहा कि उन्होंने कह दिया है मुझे। तब वो मुझे अपने रूम में ले गए। तो गुरदास मान ने बहुत अच्छी तरह बैठा के बातचीत की और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। तो वो मेरा पहला इंटरव्यू था उनका। जी जी। उसके बाद में जो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी थी वो थे अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन का मैंने 3 बार इंटरव्यू लिया। पहले एक वो शूटिंग में आए थे आगरा में, तब मेरी बातचीत हुई उनसे जी। फिर वो मैक्स इंश्योरेंस है जी, मैक्स इंश्योरेंस। हाँ जी जी। उसके कार्यक्रम में आए वो, उसमें मैंने इंटरव्यू लिया जी। और एक और कार्यक्रम में आए। 3 बार मैंने इंटरव्यू लिए अमिताभ बच्चन सर का। अमिताभ बच्चन के। अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्तित्व तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा। जब वो चलते कहते हैं एक व्यक्ति का ऑरा होता है, जो व्यक्ति संघर्षशील होता है, ईमानदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, लगनशील होता है और कुछ साधना जो करता है, उसके चेहरे पे एक ऑरा बना हुआ आता है। जी जी। जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। बिल्कुल। तो जब वो चलते थे तो लगता था कोई व्यक्ति चल रहा है, जी जी। कोई महामानव चल रहा है। तो और जब भी मेरी बातें बहुत अच्छे सरल हृदय व्यक्ति थे। जी जी। जैसे ऐश्वर्या का 3 बार इंटरव्यू लिया जी जी। जब वो शूटिंग में आई। इसके अलावा तो बहुत सारे लोग, केवल एक सपना जो मेरा अधूरा रहा है वह लता मंगेशकर जी से नहीं मिलने का। जी जी जी। लता मंगेशकर जी आगरा मेरे कार्यकाल में नहीं आई और लेकिन मैं मुंबई में एक अवार्ड के लिए दुष्यंत प्रताप सिंह जी ने बुलाया था। वहाँ बहुत सारे कलाकारों के साथ मुझे अवार्ड दिया गया था, सो मेगा अवार्ड। तब मैं गया था, लेकिन उन दिनों गणेश चतुर्थी थी जी। गणेश महोत्सव चल रहा था। तब मैंने बहुत अच्छा प्रयास, मेरे एक परिचित मिल गए थे, एक फिल्म प्रोड्यूसर थे जी। तो उनके माध्यम से मैंने बातचीत भी की, उनकी बहन से बात हुई, लेकिन वो बोले नहीं वो इस समय बहुत व्यस्त हैं, स्वास्थ्य भी सही नहीं और बिजी हैं। तो वो एक मेरा सपना अधूरा रह गया। बाकी शबाना आजमी हुए, जावेद अख्तर हुए, गुलाम अली हुए, मन्ना डे हुए, मजरू सुल्तानपुरी हुए, मतलब बहुत से ऐसे नाम जिनको सुनकर लोग रोमांचित हो जाते हैं। जी जी। उनसे मैंने इंटरव्यू लिए। तमाम शंकराचार्यों के इंटरव्यू लिए। जी। शंकराचार्य, धर्माचार्य, साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह का इंटरव्यू लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे एकदम याद भी नहीं आ रहे हैं। जी जी जी। इनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए। जी जी जी। और जो मेरे लिए गौरवशाली पल रहे। जी। और आज भी मैं उन क्षणों को याद करते हैं तो। जयपुरी का इंटरव्यू लिया। जी जी। आज भी उन पलों को याद करके मैं रोमांचित रहता हूँ। जी। और मेरा प्रयास है कि उन संस्मरणों को मैं लिखता जा रहा हूँ जी। और बहुत जल्दी उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हो। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया सर आपने। आपने कितनी पुस्तक प्रकाशित की हैं अभी तक? कितनी आपने पुस्तक निकाल दी हैं? मेरी जो पुस्तकें हैं 6 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। जी जी जी। और सबसे पहली पुस्तक मेरी थी संसार में समाधि। संसार में समाधि। जी। आगरा में 1992 की बात है। आगरा में पूज्य ललित प्रभ सागर जी, चंद प्रभ सागर जी जो श्वेतांबर जैन संत थे वो आए हुए थे। मैंने 4 महीने तक उनके प्रवचनों का कवरेज किया। जी। और उस कवरेज के दौरान जो महावीर बुद्ध, महावीर स्वामी आदि जो संत महंत थे उनके वो प्रसंग सुनाया करते थे। अच्छा। वो प्रसंग में संकलित करता गया और उस पर एक किताब प्रकाशित हुई थी संसार में समाधि 1992 में। जी जी। उसके बाद में मैंने फिर एक स्वतंत्रता आंदोलन में आगरा का योगदान, उस पर एक पुस्तक लिखी है। जी। और आगरा में होली के बाद में फूल डोल मेले होते हैं। जी जी। उसमें यात्राएं निकाली जाती हैं, शोभा यात्रा, सवारी की झांकी निकाली जाती है। वो परंपरागत मेले होते हैं हमारे। तो फूल डोल मेले होते हैं। तो उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है क्यों होते हैं, कब होते हैं, जी, कैसे होते हैं। तो आगरे के मेले करके मैंने किताब लिखी है। अच्छा। हाँ। और
आगरा में ADBC थे, उनके साथ मिलकर मैंने एक किताब लिखी है। जी जी। और वो आजकल संभल में DM हैं, उनके साथ मिलकर लिखी किताब हमारा आगरा। जी जी। अच्छा। उसमें आगरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें, डॉक्टर आइन पेंसिया जी हैं जी जी, जो आजकल DM में संभल हैं जी, उनके साथ लिखी थी, मिलकर लिखी थी। उनकी पत्नी के नाम से गई है किताब को, जी जी, मैंने और उन्होंने लिखी है। तो मैं हमारा आगरा करके लिखी है। जी जी, और उसमें आगरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें, आगरे के मेले, आगरे की परंपराएं, आगरे का साहित्य, आगरे की चाट पकौड़ी, जी, और यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जी जी, फिर एक किताब मैंने अभी हाल ही में लिखी है, लंगड़ी की चौकी हनुमान मंदिर पर। जी जी, वो बहुत चर्चित हुई है, जी, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। जी। इस प्रकार मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। और स्मृति ग्रंथों में मेरा सबसे पहला ग्रंथ करीब 20 साल हो गए। तो आगरा में एक समाज सेवी साहित्यकार थे, स्वर्गीय प्रताप चंद जायसवाल। जी, उनका करीब 250-300 पेज का एक स्मृति ग्रंथ, इसका मैंने संपादन किया था। इसका दायित्व मुझे आगरा के जो धर्माचार्य हैं, दादाजी महाराज हैं, जी, प्रोफेसर रघु प्रसाद माथुर जी, जी, उन्होंने मुझे दायित्व दिया था इसका। तो मैंने उसका संपादन किया। इसके बाद में बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जो करीब 2 दर्जन होंगी। जी, जी, जनकपुरी की स्मारका भी हम संपादन करते हैं जी, हर जी, साल, जी। और 20 साल से संपादन करते आ रहे हैं। हर साल किया जाता है जनकपुरी की स्मारका संपादन। जी। इस प्रकार बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं। मुझे पता है कि आप कविता भी लिखते हैं। कविता हमारे पिताजी लिखा करते थे, जी जी, और मेरे दोनों भाई भी लिखते हैं आजकल कविताएं। जी जी, उनके काव्य संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। जी, और मैं बहुत कम लिखता हूँ कविताएं, जी, कभी कभी ही लिखी जाती हैं। जी, जी, प्लीज। 4-5 कविताएं लिख पाया हूँ, लेकिन कविताओं के बीच मेरे मन में हैं, जी, हृदय में हैं। और आज जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, बड़ा सौभाग्य कि आज 22 तारीख है। जी, जी, और आज ही के दिन अयोध्या में रामलला जी जी, प्रकट मतलब प्राण प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और उन्हीं रामचंद्र जी पर एक कविता में जी जी, जी, आपको प्लीज। सुनाता हूँ। जी। अवध में राम आए, नाचो झूमो गाओ। अवध में राम आए, नाचो झूमो गाओ। फिर से पावन हुई अयोध्या, गली गली में काई है। फिर से पावन हुई अयोध्या, गली गली में काई है। द्वार द्वार पर वंदन वारे, खूब बजी सहनाई है। कौशल्या जी आओ, मंगल गान सुनाओ। अवध में राम आए, नाचो झूमो गाओ। अवधपति के स्वागत में गूंजा मंगल गान है। अवधपति के स्वागत में गूंजा मंगल गान है। झूम झूम कर खुशी मनावे, राम भक्त हनुमान है। साधु संत आओ जी, आकर गले लगाओ। अवध में राम आए, नाचो झूमो गाओ। अवध में राम आए, नाचो झूमो गाओ। ये कविता तो लंबी है। जी जी, बहुत सुंदर लिखा है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्वाधीनता आंदोलन के विषय में आपकी विशेष दिलचस्पी रहती है, उसका क्या कारण है? मेरे स्वाधीनता आंदोलन पर लंबी चर्चा है। ये है जी जी, बताइए प्लीज। कि फिरोजाबाद के पंडित बनासी चतुर्वेदी थे। जी जी, स्वतंत्रता के आंदोलन जब खत्म हुआ, जब आज़ादी मिल गई, तो जितने भी सत्ता में रहने वाले लोग थे, सब स्वाधीनता सेनानी भूल चुके थे। तो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के परिवार के लोग, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए, भगत सिंह जी हुए, और जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, उनके परिवार की बड़ी भारी दुर्दशा थी। जी, किसी के परिवार, किसी की माँ
चाय बेच रही थी, किसी की माँ चूना बेच रही थी। तो पंडित बनासे चतुर्वेदी जी ने ऐसे सभी क्रांतिकारियों के परिवारों का पता लगाया और उन्होंने बड़े बड़े अखबारों में लिखा, सरकार को लिखा। तब उनके कुछ थोड़ी सी पेंशन की शुरुआत हुई, कुछ आर्थिक सहायता उन्होंने सीधी दिलवाई थी। ये मेरा लेख अभी अमर उजाला में प्रकाशित भी हुआ है। जी जी। तो उन्होंने ये काम किया, शहीदों का श्राद्ध अभियान चलाया था उन्होंने। तो प्रथम नंबर पर मैं उनको मानता हूँ जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के बारे में लिखा। जी। फिर मेरे पिताजी ने लिखा आगरा के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, देश भर के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में वो लगातार लिखते रहे। और नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, मतलब देश की कोई पत्रिका नहीं थी इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उनके लेख प्रकाशित नहीं हुए। जी जी। तो चूँकि वो बोलते जाते थे, मैं लिखता जाता था, तो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी जानकारी मेरे दिमाग में आई। तो मेरी भी रुचि इसी में रही। तो आगरा में, अगर ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, गौरव के साथ कह रहा हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जितनी जानकारी मेरे को है शायद ही किसी को पाएगी। मैं सारे सेनानियों के बारे में आज भी लिखता रहता हूँ, सेनानियों के परिवारों के संपर्क में रहता हूँ, उनकी चर्चा करता रहता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में समय समय पर कार्यक्रम भी कराता रहता हूँ। जी। अभी बहुत बड़े कार्यक्रम भी होने वाले हैं। जी जी। मैंने अभी मेरे प्रयासों से अभी 20 स्वतंत्रता सेनानी महिला और पुरुषों के चित्र आगरा विश्वविद्यालय में के जो संस्कृति भवन है उसमें जो संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ 20 स्वतंत्रता सेनानी चित्र लगाए गए हैं। 20 महिला स्वतंत्रता सेनानियों के, 20 पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों की। और बहुत जल्दी एक लाइट एंड साउंड शो शहीद स्मारक पर होने वाला है जी, स्वतंत्रता आंदोलन पर। उसमें भी मेरा सहयोग रहा है बहुत बड़ा। तो इस प्रकार से मेरा जो ध्यान है वो ज़्यादातर इसी पर रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन पर लिखना चाहता हूँ, क्योंकि नई पीढ़ी याद रखे स्वतंत्रता आंदोलन को, वो कभी भूले नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, शहीदों को हम याद रखेंगे तो देशभक्ति हमारे मन में रहेगी। जी जी। और हम देश की सुरक्षा की भावना भी हमारे मन में रहेगी, जिससे फिर कभी हमारा देश गुलाम न हो सके। ये हमारा प्रयास है। जी। अभी आपने बहुत सारे क्या कहते हैं चित्रविचित्र जी आए थे, उनके साथ भी मैंने देखा, डॉक्टर कुमार विश्वास आए उनके साथ, इनके बारे में आपका क्या है जो कहना चाहेंगे? तक ये देखा कि ये जितने ऊंचे कलाकार होते हैं बहुत सरल सहृदय होते हैं। जी जी। जैसे अनिल कपूर जी एक शूटिंग में आए हुए थे, तो उनके जो पीए थे या और लोग थे उनसे बहुत प्रयास करा था मेरी बात करा दें, वो टालते रहे। लेकिन अचानक में मिला अनिल कपूर जी मिला, तो बोले मैंने कहा मैं आपसे बात करनी है। बोले कहा चाहे अब कर लो, अभी कर लो। तो उनसे बात करते मैंने इंटरव्यू लिया तुरंत। जी जी। मतलब जितने कलाकार हैं वो जब ऊंचे पद पर पहुंचते हैं तो बहुत हृदय कोमल हो जाता है। कलाकारों कोई व्यक्ति हो जितना सरल, जितनी ऊंचाई पर होगा सरल और हृदय होगा। जी। ऐसे ही मैं एक और घटना आपको बताना चाहता हूँ। ऐश्वर्या राय हैं, उनसे हुई। उनकी पहली फिल्म थी, नाम में याद नहीं आ रहा है, और बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था थी उनकी, मतलब 5 सुरक्षा चक्र थे उनकी। जी जी। स्थानीय पुलिस थी, पीएसी थी, फिर पुरातत्व विभाग के एएसआई की जो सुरक्षा कर्मी थे वो थे, फिर जो शूटिंग करने आए थे उनकी सुरक्षा थी, फिर उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा थी। जी। इन 5-6 सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुआ मैं इनके पास चला गया, मतलब चक्रव्यूह को घेरते हुए चला गया। और मेरा साथ दिया वरिष्ठ पत्रकार थे, क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, श्री विनोद अग्रवाल जी ने। जी। क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर थे तो उनको कोई टोक नहीं रहा था। सारे अधिकारी उनसे बात करते थे। जी। बात करते करते वो चले गए। अच्छा, वो आए अखबार में थे तो वो भी सामने खड़े हो, मैं भी सामने खड़ा हो गया। मैंने केवल 3 प्रश्न किए उनसे, क्या आप आगरा पहली बार आई, कब आई, कितनी बार आ चुकी है, ताजमहल आपको कैसा लग रहा है, और आने वाली फिल्म कौन सी है। इसी को लेकर मैंने 4 कॉलम की खबर पूरी तान दी। और जबकि विनोद जी आए अखबार में थे, उनको मेरी बातों का, मेरे इंटरव्यू का एहसास तक नहीं हो पाया
ओके जी मैंने इनका इंटरव्यू भी ले लिया है जी और ये 4 कॉलम में छप जाएगा। ये बड़ा यादगार इंटरव्यू रहा और ये ऐसी यादें अभी भी दिमाग में हैं। जी जी बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया, हसरत जयपुरी से इंटरव्यू लिया। चलते चलते तो उन्होंने अपनी प्रेम भरी गाथा जो युवावस्था की वो सुना डाली। जी जी तो आपको थोड़ा याद हो तो हम बताइएगा। उसमें उन्होंने एक आकर जब वो रहते थे उनके घर के सामने कोई लड़की रहती थी। अच्छा, एक चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये फिल्म का गाना उन्होंने उस लड़की को देख के, उस लड़की से प्रेम हो गया था जी उसी को देखकर उन्होंने बनाया था। जी जी तो ये 85 साल पुरानी बातें हो गई। अच्छा, तो उन्होंने लिखा होगा मतलब इस गाने को वहाँ से प्रेरणा मिली उनको। हाँ, तब इसे उन्होंने लिखना शुरू किया। जी तो उनको भी लिखे हुए 85 साल हो गए होंगे। मेरी द्वारा लिए गए इंटरव्यू को करीब 20-30 साल हो गए होंगे। तो ये सब पुरानी यादें आया अपने कुरेदा है सब यादों जी को। जी जी तो यादों का सिलसिला चला जा रहा है जी जी बातों में। कुछ और बताइए कुछ सर, जो आपको ऐसा हुआ हो कि मतलब ये कि मुश्किल काम है और इसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जी जो सेनाई वादक हैं जी वो ताज मौसम में आए हुए थे। तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने पहुँचे। हमारे संग हिंदुस्तान अखबार से भाई विवेक जैन भी थे। तो जैसे ही हम पहुँचे मैंने कहा आपका 2 मिनट चाहिए आपके। वो एकदम झल्ला पड़े, बोले तुम लोग झूठ बहुत बोलते हो। मैंने क्या हो गया? बोले 2 मिनट में इंटरव्यू होता है क्या? 2 मिनट तो हो गए पूरे, जाओ अब। जी वो चिल्ला के बोले डांटते हुए, लेकिन वो डांट उनकी वो मजाक थी केवल। अच्छा हाँ, तो बोले 2 मिनट तो हो गए, जाओ। फिर वो अच्छा शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है क्या? मैंने नहीं तो हमें तो नहीं। बोले तो मैं बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दूंगा। जी तो हम एकदम निराश से हुए, लेकिन वो सब उनका मजाक था बस केवल। जी बोला अच्छा साहब कल आ जाइए इतने बजे, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। जी जी तो बहुत देर तक उनका इंटरव्यू रहा। बहुत अच्छी यादें उनके साथ रही। जी बिस्मिल्लाह खां तो बिस्मिल्लाह खां ऐसा सेनाई वादक न पहले कभी हुआ न आज तक हुआ। कभी भी हमने कभी नहीं सुना आज तक कोई ऐसा कोई सेनाई वादक हुआ हो। जी जी ऐसे ही बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू दिमाग में धीरे धीरे जी जी आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप पहले जो अपने जो पत्रकारिता छापते थे आप, उसमें और आज में क्या अंतर है? कितना मतलब क्या लोगों के जो लोग आज भी पढ़ते हैं क्या उस चीज़ों को? दोनों चीज़ अलग अलग हैं जी। लोग पढ़ते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है जी, क्योंकि तुरंत सारी खबरें अखबार की जो लोग पढ़ते हैं वो पहले से मोबाइल में आ चुकी होती है। जी ये एक चुनौती है अखबारों के सामने जी, क्योंकि ये बड़ी समस्या है और लोग पहले ही पढ़ लेते हैं तो उन लोग अखबारों में मतलब कौन देखता है? और ये चुनौती है और ये चुनौती का सामना अखबार के लोग कर रहे हैं। एक तो ये अंतर आया है जी। दूसरा पत्रकारों में जो अंतर आया है वो ये अंतर आया, पहले जो पत्रकारिता की जाती थी बहुत कम तनख्वाह मिलती थी जी, बहुत कम वेतन मिलता था और अब पत्रकारों को और संपादकों को करीब 1 लाख रुपए महीने करीब जी जी मिल जाता है वेतन जी। तो ये अंतर आया है और आधुनिक संसाधनों से युक्त हैं सारे पत्रकार, सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। ये थोड़ा अंतर आ गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। विवेक जी का बहुत बहुत आभार। जी आभार सर, नमस्कार।